नमस्कार, माई सेल्फ कमल किशोर भट्ट एंड वेलकम टू कमल एजुकेशन पॉइंट। भारत ने सपोर्ट किया है पाकिस्तान का यूनाइटेड नेशंस में। स्वीडन में जो लगातार एक के बाद एक कुरान को जलाने की घटनाएं हो रही हैं, इसके खिलाफ पाकिस्तान के द्वारा लाए गए प्रस्ताव का तो क्या है पूरा मामला आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं स्वीडन में आखिर हुआ क्या था, किसने यहाँ पर कुरान जलाई थी और पूरी दुनिया के जो इस्लामिक देश हैं ये स्वीडन के खिलाफ एक तरह से क्यों खड़े हो गए हैं। तो सबसे पहले हम मैप में स्वीडन की लोकेशन देख लेते हैं। ये आप देख पा रहे हैं हमारा भारत है, और अगर आप यहाँ से नॉर्थ वेस्ट की ओर चले जाएंगे, ठीक है, नॉर्थ का मतलब क्या हुआ ऊपर, और वेस्ट का मतलब क्या हुआ इधर को, ठीक है, यानी कि नॉर्थ वेस्ट का मतलब क्या हुआ आप इस तरह से जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक कंट्री दिखेगा रेड कलर में, इसका नाम है स्वीडन है। थोड़ा सा मैं यूरोप के मैप में इसको जूम कर लेता हूँ तो ये यूरोप का मैप है, और यहाँ पर आपको रेड कलर में जो देश दिख रहा है ये है आपका स्वीडन है, और यहाँ वाला क्या है नॉर्वे है, और ये वाला क्या है फिनलैंड है। तो नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड ये तीन यूरोपियन कंट्रीज हैं, और इस पूरे एरिया को स्कैंडिनेवियन पेनिसुला कहा जाता है, स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप इसको कहा जाता है, और इन देशों को स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात अगर मैं आपको बताऊँ, आपको जानकर हैरानी होगी, छोटे से ये देश हैं, आबादी भी बहुत कम है, इनकी सेना इत्यादि कुछ खास है नहीं, लेकिन इस सब के बावजूद अगर दुनिया में कोई भी रैंकिंग आती है तो उसमें सबसे टॉप पर, सबसे बेहतर प्रदर्शन में यही तीनों देश रहते हैं। आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स अगर आप देखेंगे, ठीक है, यानी कि खुशहाली सूचकांक अगर आप देखेंगे तो यहां पर टॉप में इन्हीं तीन देशों में से कोई एक आता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप एचडीआई देखेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो वो भी यहां पर आता है, ठीक है। यही तीन देश आमतौर पर टॉपर आते हैं। तो नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड जो है यूरोप के कंट्रीज, और इन कंट्रीज की विशेषता ये है कि जो यूरोप का पूरा प्रायद्वीप है ना, ये अपने आप को मदर ऑफ डेमोक्रेसी बुलाते हैं। डेमोक्रेसी मतलब क्या है, लोकतंत्र, और लोकतंत्र की जननी, ये सभी देश आपस में एक दूसरे को बुलाया करते हैं। तो यहाँ पर अभिव्यक्ति की आज़ादी बहुत ही अपने चरम पर है। जैसे आप किसी भी दुनिया के देश में हैं, अगर आप सऊदी अरब में जाते हैं तो साहब, अगर आप सऊदी अरब में गए ना, अगर आपने इस्लाम के खिलाफ एक शब्द भी बोल दिया तो आपको जेल हो जाएगी। अगर आपने वहाँ के किंग के खिलाफ एक भी शब्द बोल दिया तो आपको जेल हो जाएगी। पाकिस्तान में तो बाकायदा मृत्युदंड है, अगर आप ईश निंदा करते हैं तो आपको डेथ पेनल्टी पाकिस्तान में दी जाएगी। तो दुनिया में बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर अभिव्यक्ति की आज़ादी अपने चरम पर है। तो उनमें से एक देश है आपका स्वीडन, जहां पर आप जाओ, आप बोलो, कुछ भी बोलने के लिए आप जो है तैयार हो। यानी कि अगर मान लीजिए मैं भारत में हूँ, भारत में मेरे साथ कुछ गलत हुआ, हालांकि ऐसा तो होता नहीं है, और मैं स्वीडन जाऊँ और भारत की आलोचना करूँ तो वो मना नहीं करेगा। यानी कि वहाँ पर क्या है, इंटरनेशनल रिलेशंस नीचे हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी क्या है ऊपर पे है। तो इसी स्वीडन में क्या हुआ हाल ही दिनों में, इस स्वीडन में एक बंदा है, ये ईरान का नेशनल है, सलमान मोनिकर इसका नाम है, ठीक है। तो ये बंदा क्या होता है कि वहाँ स्वीडन में जाता है, और एक स्वीडन के एक बहुत बड़ी, वहाँ पर जो स्वीडन की सबसे बड़ी मस्जिद थी उसके बाहर जा करके वहाँ पर कुरान की प्रतियों को जला देता है। तो एक तरह से धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाला कृत्य हुआ। अगर आप भारत में जाएँ, पाकिस्तान में जाएंगे, और अगर आप इनके धर्म ग्रंथों को जलाएंगे, उनको डिसरिस्पेक्ट करेंगे, तो दूसरे की धार्मिक भावनाएं आहत होंगी। लेकिन इस बंदे की खास बात मैं अगर आपको बताऊं तो इसने ये काम पूरी तरह से लीगली किया था, यानी कि कानूनी रूप से किया था। सबसे पहले ये बंदा पुलिस के पास गया, इसने कहा, पुलिस में इसने एप्लीकेशन दी, इसने कहा कि साहब मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं कुरान की प्रति को स्वीडन की सबसे बड़ी मस्जिद के सामने जलाना चाहता हूँ, आप मुझे इसकी परमिशन दीजिए। तो पुलिस ने इसको परमिशन नहीं दी। पुलिस का कहना है कि तुम अगर ऐसा कृत्य करोगे तो वहाँ पर ऑब्वियस सी बात है मुस्लिम कम्युनिटीज़ भी रहती हैं और वहाँ पर दंगे हो जाएंगे, हम आपको अनुमति नहीं देंगे। तो इसके बाद ये बंदा वहाँ की कोर्ट में जाता है, और वहाँ की कोर्ट में बोलता है कि मैं स्वीडन की सबसे बड़ी मस्जिद के सामने कुरान को जलाना चाहता हूं, आप मुझे परमिशन दीजिए। और इत्तेफाक की बात आपको जानकर हैरानी होगी कि स्वीडन की कोर्ट ने इसको परमिशन दे दी, और ये गया फोटो कैमरा इत्यादि सब कुछ लेकर के, और स्वीडन की एक जो सबसे बड़ी मस्जिद है और उसके सामने इसने कुरान की प्रतियों को जला डाला, और इसने कहा कि ये मेरी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, राइट टू स्पीच है। तो इसी को लेकर पाकिस्तान समेत दुनिया के सारे मुस्लिम देश इसके ऊपर भड़के हुए हैं। अब देखिए, अगर कोई व्यक्ति चोरी छिपे जाता है, मस्जिद के बाहर जाके कुरान जला देता है, तो हम ये मान सकते हैं कि चलो कोई बात नहीं, ये गलती सिवा। लेकिन यहाँ पर का जो केस है ये बहुत अलग है। यहाँ पर क्या है कि वहाँ की कोर्ट ने परमिशन दी है इसको, और ये वहाँ पर पूरा फोटोग्राफी करते हुए पत्रकारों को लेकर के वहाँ पर गया, और यहाँ पर इसने कुरान को जला दिया। तो पूरी दुनिया के देश इस पर भड़के हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर ये तुम कर क्या रहे हो, ठीक है। तो इसी के खिलाफ आप जानते हैं कि पाकिस्तान खुद को इस्लामिक देशों के मसीहा के रूप में प्रस्तुत करना चाहता है, जैसा कि तुर्की और सऊदी अरब आमतौर पर करते रहे कि इस्लाम में सबसे पहले मैं, तुर्की कहता है, सऊदी अरब कहता है कि मैं सबसे पहले, मक्का मदीना मेरे यहाँ पर है तो सबसे बड़ा मैं, ठीक है। तो इसी कड़ी में पाकिस्तान भी एक नया जुड़ गया, ये भी चाहता कि मैं खुद को इस्लाम में जो है सबसे बड़ा स्थापित करूँ। तो इसी के उद्देश्य से पाकिस्तान एक रेजोल्यूशन लेके आता है यूनाइटेड नेशंस में कि स्वीडन की हम आलोचना करते हैं कि तुम जो है अपने यहाँ पर इस तरह के कृत्य करते हो। और आप जानते हो कि इस प्रस्ताव का भारत ने भी सपोर्ट किया है।
यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो यूएनएचआरसी में जो है 47 मेंबर्स हैं। अगर आप यूनाइटेड नेशंस की बात करें उसकी जनरल असेंबली, तो वहां पर आप जानते हैं 193 कंट्रीज हैं और हर कंट्री अपने आप में मेंबर है, उन सब देशों का अपना एक वोट होता है। अब आप लोग सोचे होंगे यूनाइटेड नेशंस के मेंबर 193 हैं, तो फिर इसके जो ह्यूमन राइट काउंसिल है इसके मेंबर 47 ही क्यों? देखिए हर देश इसका मेंबर होता है, लेकिन इनका अलग अलग टर्म पे जो है इलेक्शन होता है, यानी कि इन 193 देशों में से किन्हीं 47 देशों को यूएनएचआरसी के लिए चुना जाता है। लेकिन यहाँ पर कोई भी परमानेंट मेंबर नहीं होता, यहाँ पर हर देश का जो कार्यकाल होता है वो 3 साल का होता है। और इत्तेफाक की बात यह है कि चाइना, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, इस बार ये 4 के 4 देश एक साथ यहाँ के लिए जो है चुने गए हैं। ठीक है, एक साथ नहीं चुने गए हैं, मतलब अभी का जो समय है ये इस तरह से है कि ये सबके सब एक साथ हैं। ठीक है, 2022 में भारत को चुना गया था, 24 हमारा कार्यकाल यहाँ से पूरा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 2021 में चाइना और नेपाल और पाकिस्तान इन तीनों को चुना गया था। अगले साल जो है 2023 में, यानी कि इसी साल पाकिस्तान का कार्यकाल पूरा हो जाएगा, 3 नए देश आ जाएंगे, यानी कि पुराने जाते रहेंगे और नए आते रहेंगे। 3-3 साल हर देश का कार्यकाल होगा। इस तरह से हर देशों का जो है यहाँ पर प्रभुत्व होता है। ठीक है, तो यहीं पर एक प्रस्ताव लाया गया जिसमें जो है स्वीडन की आलोचना की गई कि तुम अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर जो पवित्र कुरान है, जो इस्लामिक देशों का, जो मुस्लिमों का एक पवित्र धर्म ग्रंथ है, तुम इसको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, हम इसकी कड़ी आलोचना करते हैं। अब आप सोचे होंगे चलो यूएनएचआरसी में किस देश का क्या पक्ष रहा? क्या 47 के 47 देश इसको लेकर एग्री होगी? जी बिल्कुल नहीं। इसमें से आपको जानकर हैरानी होगी कि केवल 28 देशों ने, 47 में से केवल 28 कंट्रीज ने कहा कि यस हम पाकिस्तान के इस प्रस्ताव को सपोर्ट करते हैं। इसमें से आप देख पा रहे होंगे इंडिया भी है। अब कुछ देश हैं जो अब्सेंट हो गए। अब्सेंट वाले देश कौन हैं आप देख सकते हैं इसमें। ठीक है, अब कुछ देश ऐसे हैं जिनकी संख्या 12 है। ये क्या है? ये इस प्रस्ताव के खिलाफ थे, इन्होंने नो में वोट किया। अब आपको जानकर हैरानी होगी नो कहने वाले कौन है? नो कहने वाले देश हैं जो यूरोपियन कंट्रीज है, जो खुद को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। जैसे कि ये आपने देखा होगा जर्मनी है, यहाँ बेल्जियम देख पा रहे होंगे। ठीक है, इसके अलावा आप यूएस देख पा रहे होंगे, अमेरिका ने इस प्रस्ताव का विरोध किया, यूके यूनाइटेड किंगडम ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। ठीक है, तो जो यूरोपियन कंट्रीज हैं इन्होंने इस प्रस्ताव का विरोध किया और इनका तर्क ये है कि पाकिस्तान जो प्रस्ताव लेकर के आया था वो एक तरह से बायस्ड है। तो इसका आरोप लगाते हुए इन देशों ने जो है इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। हालांकि प्रस्ताव जो है आपका पारित हो चुका है। अब आप सोच रहे होंगे प्रस्ताव पारित हो गया तो क्या स्वीडन के ऊपर कोई कार्रवाई होगी? देखिए जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल है ना, इसके जो प्रस्ताव होते हैं ये बाध्यकारी नहीं होते हैं। इससे सिर्फ एक मैसेज जाता है कि नहीं भाई आप गलत कर रहे हो। ठीक है, जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल भारत कल की डेट में चाइना में जो शिंजियांग प्रोविंस है यहाँ पर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, इसका एक प्रस्ताव पारित कर दे यूएनएचआरसी से, तो इसका चाइना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बस दुनिया में ये बात जाएगी। तो इसी उद्देश्य से जो है पाकिस्तान ने स्वीडन के खिलाफ ये प्रस्ताव पारित कराया है और इसमें जो है वेस्टर्न कंट्रीज़ की आलोचना हो रही है कि आप जो है अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर इस्लाम का जो मूलभूत तत्व है कुरान है, इसके साथ जो डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, इनके साथ तुम खड़े हो। जबकि उन देशों का कहना है कि नहीं साहब हम तो अभिव्यक्ति की आज़ादी के साथ खड़े हैं, तो इनका एक अलग ही लेवल है। ठीक है, तो आज का उम्मीद करता हूं जो बातें आज के सेशन में मैंने आपको बताई आप इसको ठीक से समझ पाए होंगे। भारत ने जो है पाकिस्तान के इस रिजोल्यूशन का समर्थन किया। अब आप सोचे होंगे भारत ने क्यों किया, तो एक बात छोटी सी आपको बताना चाहता हूं कि जो कम्युनल होते हैं ना, जो कम्युनल राइट्स होते हैं, ठीक है, तो ये सब एक राजनीति का, पॉलिटिक्स का अंग होते हैं। आपको बताना चाहता हूँ दुनिया में जितने लोग हैं सब एक ही जैसे हैं, जो बाउंड्रीज के पार हैं वो भी हम जैसे हैं, इधर भी हम जैसे ही हैं। तो सीधी सी बात है कि जो जाति भेद हमारे यहाँ पर है और जो धार्मिक विभिन्नता है ये सब राज करने के लिए है। ठीक है, जो पॉलिटिशियंस होते हैं इनका काम होता है बांटने का। फॉर एग्जाम्पल भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन ये सब रहते हैं, फिर भी कॉन्फ्लिक्ट हमेशा हिंदू और मुस्लिम के बीच में ही क्यों होता है, हिंदू और बौद्ध के बीच में क्यों नहीं होता, हिंदू और जैन के बीच में क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता है क्योंकि भारत में हिंदुओं की आबादी बहुत ज़्यादा है, मुस्लिमों की आबादी भी बहुत ज़्यादा है और नेता होते हैं उनको वोट चाहिए होते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, मान लीजिए कोई भी आप एक संसद क्षेत्र लगा लें, वहाँ पर कितने बुद्धिस्ट लोग रहते होंगे? ऑब्वियस सी बात है बहुत कम रहते होंगे। कितने जैन रहते होंगे, कितने क्रिश्चियंस रहते होंगे? बहुत कम रहते हैं। तो इसीलिए चूंकि बहुत बड़ी आबादी में दो धर्म यहाँ पर हैं, इसलिए उन जगहों के नेताओं का चुनाव लड़ने का तरीका हो गया वो अपने धर्म को लाएंगे, वो अपने धर्म को लाएंगे, वो अपनी जाति को लाएंगे, वो अपनी जाति को लाएंगे। तो एक चुनाव जीतने का सबसे बेहतर तरीका यही होता है और ये भारत में नहीं होता बल्कि दुनिया के और भी सभी देशों में होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भारत में ही हो रहा है, दुनिया के और देशों में भी यही सब कुछ हो रहा है। तो जो जितने भी दंगे होते हैं, जितने भी इस तरह के राइट्स होते हैं, ये सब के सब जो है राजनीति से प्रेरित होते हैं। इनको कराने का बिल्कुल एकदम एजेंडा उन लोगों का होता है। और जहाँ तक प्रश्न उठता है कि देश का, तो देखिए भारत के लिए बहुत ज़रूरी है जो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस्लामिक कंट्रीज। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो मुस्लिम देश हैं इनके साथ भारत के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं और पाकिस्तान चाहता है कि भारत के रिलेशंस इन देशों के साथ बिगड़ें।
तो इस वजह से भारत के लिए सबसे ज़्यादा मजबूरी हो जाती है कि इन देशों के साथ अपने संबंधों को अच्छा करना, क्योंकि यहीं से हम ऑयल और नेचुरल गैस को इंपोर्ट करते हैं। हमारी बहुत बड़ी तादाद में जो वर्कर्स हैं वो इन गल्फ कंट्रीज़ में काम करते हैं, तो यहाँ के देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना भारत के लिए बहुत मजबूरी है। और आप जानते हैं कि OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, ठीक है, यहाँ पर पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ, कि भारत में मुस्लिमों के खिलाफ ऐसा हो रहा है, जबकि वहाँ पर भी हिंदुओं के खिलाफ ऐसा ही चल रहा है। ठीक है, माइनॉरिटी जो भी जिस देश में होते हैं, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हो, उनके साथ आमतौर पर वहाँ पर अन्याय ही होता है, क्योंकि वहाँ की सरकारों की यही नीति होती है कि हम अपने देश के जो मेजोरिटी ऑफ पीपल्स हैं इनके पक्ष में नीति बनाएं ताकि अधिकतर लोग हमारे सपोर्ट में रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप म्यांमार और अफगानिस्तान की बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पाकिस्तान के बगल में अफगानिस्तान यहाँ पर है और यहाँ पर क्या म्यांमार है। अफगानिस्तान में बहुत बड़ी तादाद में बुद्धिस्ट लोग रहते थे। तालिबान का कहना था कि ये जो बुद्धिस्ट लोग हैं ये हमारे धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं। यहाँ पर एक जो बुद्धा हैं इनकी बहुत बड़ी पहाड़ को काट छाट करके एक मूर्ति बहुत ही बढ़िया बनाई गई थी। तालिबान ने इस मूर्ति को उड़ा दिया। अगर तालिबान ने मान लीजिए इस मूर्ति को नहीं उड़ाया होता तो यहाँ पर दुनिया के बहुत सारे बुद्धिस्ट लोग इस मूर्ति को देखने के लिए, इसकी पूजा करने के लिए आते थे और इससे अफगानिस्तान के लोगों को रोजगार मिलता, वहाँ की इकोनॉमी बढ़ती। लेकिन तालिबान ने आरोप लगाया कि ये जो बुद्धिस्ट लोग हैं ना ये हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर मूर्ति को तोड़ दिया और यहाँ पर जो भी बुद्धिस्ट लोग थे उनको यहाँ से निकालकर फेंक दिया। तो अफगानिस्तान में मुस्लिम मेजोरिटी पर थे, बुद्धिस्ट लोग क्या थे, माइनॉरिटी थे, तो बुद्धिस्ट पर अत्याचार हुआ। इसी के विपरीत अगर आप यहाँ पर देखेंगे म्यांमार में अगर आप चले जाएंगे तो म्यांमार में जो रखाइन प्रांत है यहाँ पर मुस्लिम रहते हैं, ठीक है, और आप जानते हैं कि म्यांमार की अधिकांश आबादी बुद्धिस्ट है। तो यहाँ पर जो है म्यांमार की जो सरकार है उन्होंने अपने लोगों के समर्थन में इन मुस्लिम्स को मार के देश से बाहर भगा दिया। तो कहने का मतलब है कि दुनिया में अत्याचार सबके ऊपर हो रहे, जो माइनॉरिटी है उसके ऊपर अत्याचार आमतौर पर हो ही जाते, क्योंकि वहाँ की जो सरकार है, यानी कि सारा खेल पॉलिटिक्स का, अगर पॉलिटिक्स नहीं होती तो ये सब भी नहीं होता। तो जो वहाँ के नेता होते हैं, जो वहाँ पर शासन करने वाली शक्तियाँ होती हैं, वो चाहती हैं कि माइनॉरिटी को अपने पक्ष में किया जाए तो सब कुछ चल जाएगा। ठीक है, तो यही सब कुछ चल रहा है। स्वीडन में जो कुरान जलाने की घटना है, ऑब्वियस सी बात है, दुनिया यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल से ये रिजोल्यूशन तो पास हो गया, लेकिन जो विकसित देश दुनिया के हैं उन्होंने अभिव्यक्ति की आज़ादी को इस तरह की घटनाओं के ऊपर रखा है। तो यही सब कुछ चल रहा है। तो आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।